सो जी बिजनेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, हम मार्केट आउटलुक की बात कर रहे हैं, 2026 की बात कर रहे हैं। साल खत्म होने को आया, आपके अनुसार इन्वेस्टर्स 2026 को किस तरह से देखें? मेरे हिसाब से वो 2026 को पॉजिटिवली देख सकते हैं। 2025 की शुरुआत में कॉर्पोरेट अर्निंग कैसी रहेगी उसके ऊपर बहुत बड़ी दुविधा थी। अब कॉन्फिडेंस है कि लो सिंगल डिजिट से ये डबल डिजिट में ट्रांजिट हो जाएगी, अर्निंग्स बढ़ेगी, अपने आप मार्केट में रिटर्न आएगा। तो 2026 ऑप्टिमिस्टिकली पॉजिटिव लगता है। और सर, आपको कौन कौन से सेक्टर्स ऑप्टिमिस्टिकली ज़्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं, जिनमें आपको ग्रोथ की उम्मीद है पूरी? एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लगता है, वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है और उसमें अब अर्निंग्स ग्रोथ निम एक्सपांशन के जरिए आ जानी चाहिए। दूसरा, सरकार लोगों की जेब में पैसा रख रही है। टैक्स पेयर्स को 1 लाख करोड़ की रिबेट मिली है हर साल के लिए। जीएसटी कट कंज्यूमर्स की जेब में इस साल 48,000 करोड़, अगले साल तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास रखेगा। ब्याज के दरों में कटौती हुई है, तो जिन्होंने हाउसिंग लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन बोरो की है, उनकी जेब पे ईएमआई बर्डन 1 लाख करोड़ से कम हो गया। गेमिंग बैन हो गया, तो जो स्पेक्युलेटर वहाँ पे पैसा खोते थे वो अब उनकी जेब में रहेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 2027 की शुरुआत में 8th पे कमीशन इम्प्लीमेंट होगा। वो इफ़ेक्टिव 1 जनवरी 2026 से है। तो 3 करोड़ से ज़्यादा लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, पीएसयूज़ में काम करते हैं, उनको इसका लाभ पहुंचेगा। ओवरऑल लोगों की जेब में पैसा रहेगा। अब वो रोटी कपड़ा पे खर्चा करेंगे वो मुश्किल लगता है, बिकॉज वो तो सबके पास है। ये पैसा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में जाएगा। पहले लोग रेलवे में ट्रैवल करते थे, अब एयरलाइन में करेंगे। बर्थडे पार्टी घर पे मनाते थे, अब होटल में जाके मनाएंगे। छुट्टी रिश्तेदारों के घर पे लेते थे, अब मतलब तीर्थ यात्रा पे निकलेंगे, हॉलीडे पे जाएंगे। तो ये जो खर्चा होगा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में, वहाँ पे लगता है कि आने वाले साल में आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। और सर, हम आउट परफॉर्मेंस की यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम रुपये की वैल्यू की बात करें तो जिस तरह से वो वैल्यू गिर रही है, आप उसे किस तरह से देखते हैं? रुपये की तकदीर में गिरना लिखा हुआ है। हमारी महंगाई दूसरों से ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी दूसरों से कम है। तो एब्सोल्यूट लेवल में रुपये गिर रहा है और वो प्रति साल 2 से 4% होता रहेगा। बट हम जिसे देखते हैं कि रुपये अपनी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के पास जा रहा है। अगर रुपये ओवर वैल्यूड हो तो एक्सपोर्ट अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, अंडर वैल्यूड रहे तब भी तकलीफ है। तो रुपये अपने रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के आसपास जा रहा है। वह आज नहीं तो कल मार्केट फोर्स करने ही वाले थे। और सर, इसमें हमने 2025 में हमने देखा बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज ने अपना रोल प्ले किया, टैरिफ ने अपना रोल प्ले किया। आप 2026 में इन सब चीज़ों का कितना इम्पैक्ट देखते हैं? जो 2025 में एक डार्क क्लाउड्स थे, जियोपॉलिटिकल रिस्क, लाइक इंडिया पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के वक्त काफ़ी घमासान लड़ाई हुई। यूएस टैरिफ हमारे ऊपर अनजस्ट लगी गई है। रशियन एनर्जी के हम सबसे बड़े बायर नहीं हैं। यूएस सैंक्शन जो चाइना, जो म्यांमार और ईरान पे लगी है, वो हम ऑनर करते हैं, जो चाइना रोज तोड़ता है। उसके बावजूद उन्होंने हम पे चाइना से ज़्यादा टैरिफ लगाई है। तो ये सारी चीज़ें तो इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। बट जो एक चीज़ हम बड़े ध्यान से देखेंगे कि क्या निवेशक अमेरिकन मार्केट से पैसा निकालता है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है, सबसे बड़ी जीडीपी कंट्री है और ऑलमोस्ट 66% मार्केट कैप अमेरिका में बैठा है। लोगों ने पैसे भी बनाए हैं। अब डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी की वजह से अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो भी थोड़ा डगमगाया हुआ है। ऐसे माहौल में अगर वहाँ से पैसे निकले तो भारत में आ सकते हैं। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क 2025 के 2026 में चालू रहेंगे। बट एक चीज़ हम बड़ी बारीकी से देखेंगे, क्या अमेरिका से पैसा बाहर निकलता है। और आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से 2000 से 2010 के बीच में भारतीय मार्केट ने अमेरिकन मार्केट को बड़ी अच्छी तरह आउट परफॉर्म किया। 2010 से 2025 अमेरिकन मार्केट ने भारत को आउट परफॉर्म किया छोटी मात्रा में।
मे बी 2025 से 2035 का समय भारत का है और इन्वेस्टर सुबह का बोला शाम को घर लौट आएगा। तो आप एक्सपेक्ट करें कि एफआईआईज जो हैं वो फिर से भारत में वापस लौटेंगे? हमारी उम्मीद है कि धीरे 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 करके एफपीआई की सेलिंग इंटेंसिटी कम हो जाएगी और 2026 में वह नेट बायर बनेंगे। और सर, आपको गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस पे आपका क्या आउटलुक रहने वाला है 2026 में? हमारा आउटलुक गोल्ड और सिल्वर पे पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव इसलिए है बिकॉज दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी करते हैं। गोल्ड में जापान, इंडिया, रशिया, चाइना, ये सारे सेंट्रल बैंकर्स खरीद रहे हैं। सिल्वर में अनुमान है कि सऊदी अरेबिया और रशियन सेंट्रल बैंक्स ने खरीदारी की है। सेंट्रल बैंक्स को हजारों करोड़ों रुपए का सोना चांदी खरीदना है और इसीलिए हम उसके ऊपर पॉजिटिव हैं। बट सोने और चांदी में कोई डिविडेंड बोनस राइट्स इश्यू नहीं है, तो उसे एक सीमित मात्रा में खरीदना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो का 10-15% आपके ऑब्जेक्टिव और रिस्क प्रोफाइल के अनुसार अच्छा रहेगा। छोटी मात्रा में सोना या चांदी मत खरीदे बिकॉज ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत लगती है। एंड सेंट्रल बैंक क्या करते हो उसको बड़ी बारीकी से देखिए। जैसे लगे कि अब सेंट्रल बैंक इसको बेचने वाले हैं तो डेफिनेटली आप सोने चांदी से निकल जाना। और सर, एक और चीज़ जो 2025 में जिसका बहुत डंका बजा वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप जो निवेशक हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो चैट जीपीटी से या परप्लेक्सिटी से पूछें कि कहाँ पर हम अपना पैसा लगाएं, किस स्टॉक में लगाएं, किस म्यूचुअल फंड में लगाएं, और जो उन्हें जवाब मिल रहा है तो उनको लग रहा है कि यही अब हमारे दिग्गज सलाहकार हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं खाली यही कहूँगा कि आप चैट जीपीटी या जेमिनी ये कैसे करते उसको देखिए। वह वेब पे जाके सर्च करते हैं और जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, आर्टिकल होंगी, उसको पकड़ लेते हैं। नाउ कई बार इसमें गलतफहमी भी हो सकती है। आई एम श्योर दुनिया में ऐसे भी चतुर लोग होंगे जो एलएलएम को ही गुमराह कर देंगे बाय पॉपुलेटिंग बाय ऑन देयर स्टॉक। तो हम तो मतलब एक ही बात में विश्वास करते हैं, सुनिए सबकी, करिए अपनी। चैट जीपीटी से भी पूछिए, जेमिनी से भी पूछिए, ग्रोक से भी पूछिए, सबसे पूछिए, बट फाइनली डिसीजन आप खुद लीजिए बाय डूइंग फंडामेंटल रिसर्च ऑन द स्टॉक। और आपके पास समय नहीं है, समझ नहीं है, तो म्यूचुअल फंड तो आपके लिए है ही। और सर, म्यूचुअल फंड्स के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, कंसिडरिंग एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 17 दिसंबर तक म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन पेपर जो है उस पर सेबी अपना राय तो नहीं, एक तरह से नियम आ जाएंगे वो। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीईआर पे या फिर ब्रोकरेज पर? सेबी एक ऐसा रेगुलेटर है जिसके दरवाजे हमेशा हमारे लिए खुले हैं। हम बेझिझक उन्हें कोई भी फीडबैक दे सकते हैं और उन्होंने जो भी डिसीजन लिए हैं वो हमारी इंडस्ट्री की भले के लिए ही है। आज आप देखिए, चिट फंड निधि, किसी ज़माने में यहाँ पे करोड़ों रुपए, अब्जों रुपए का कलेक्शन होता था। आज ये सब डूब गई बिकॉज उनके पास सेबी जैसा रेगुलेटर नहीं था। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो हुई है बिकॉज सेबी रेगुलेट करता है, निवेशकों को विश्वास दिलाता है, और हमारा भी विश्वास है कि सेबी जो भी कदम उठाएगा हमारी बातें सुनने के बाद, हमारे मत को सुनने के बाद उठाएगी और हमारी इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए ही होगा। और सर, एक आखिरी सवाल, आप जाते जाते निवेशक को क्या कहना चाहेंगे कि 2026 में वो क्या ना करे? एफए ना हो, वो भले ही म्यूचुअल फंड्स हो, सोना चांदी हो, वो क्या ना करे? एक 2026 आने वाला है। यस सर। एक मिर्ज़ा गालिब का शेर है, उम्र भर भूल यही करता रहा, उम्र भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। तो मैं सारे निवेशकों से यही गुजारिश करूंगा कि इस बार चेहरे की धूल साफ करना, आईने को मत साफ करना। मतलब आप सभी को पता है कि लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए बिकॉज जल्दी का काम शैतान का। बूंद बूंद से सागर बनता है, तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड don't put all eggs in one basket, so you need to have a disciplined investment or asset allocation. अब ये तीन चीज़ आपको फॉलो करनी है, बट लोग यहाँ से वहाँ छलांग मारते रहते हैं स्पेकुलेशन में, ट्रेडिंग में, टाइमिंग में।
उससे आपका भला नहीं होगा। लंबी अवधि के निवेशक बनिए, चेहरे की धूल को साफ करिए, आईने को साफ मत करिए। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही शायराना अंदाज में आपने पूरे एक तरह से लाइफ टाइम एक सलाह दी है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो Thank मच। you. थैंक